everyone. This is the first ever episode of Untold Stories with Diksha Mehra, and you are watching Prayas Ek Zarya. Basically, it's a bit epidemic. This episode is all about drugs, alcoholism, and how this is continuously spoiling our life. Well, today we have very honorable guest, Mr. Om Prakash Sharma, who is the ex-member of Narcotics Control Bureau, also the state and former advisor of Drug Anti-Prevention Board, Himachal Pradesh. He is the member of Institute of Narcotic Studies and Analysis. Last but not the least, he is the social worker. So welcome to our channel, sir. Welcome to प्रयास एक जरिया. Basically, thank you so much. आपने हमारे viewers के लिए अपना कीमती समय आज निकाला है and it was glad meeting you. मैं जानना चाहूंगी आपसे कि शुरुआत में आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि वो आपको जान सके, आपकी जन्मभूमि के बारे में जान सके. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं प्रयास एक जरिया चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे पे बात करने के लिए आपने मुझे एक अवसर दिया है. ये इतना बड़ा विषय है कि हम इसको एक छोटी सी 1 घंटे या 2 घंटे की कन्वर्सेशन से हम लोग इसको कभी भी समेट नहीं सकते हैं. ये पिछले 25 वर्षों का एक अनुभव है और इसमें हमें अभी और बहुत सारी परतें होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी. हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप जैसा देखते हैं, आपको पता भी होगा कि इलिसिट कल्टीवेशन जो है, ये जो अवैध खेती है कैनबिस की, भांग की और अफीम की है, ये इसके इंसिडेंसेस बहुत हैं और बहुत ज्यादा पैदावार जो ड्रग्स की है इससे भी होती है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द सोर्सेस, है ना. एग्जैक्टली. तो क्योंकि हिमाचल में मलाना ऑपरेशन हुआ, पहले मेरी यूं कह सकते हैं मेरी कमांड में हुआ और इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन. डीजी एनसीबी और डीजी हिमाचल प्रदेश, उस जमाने में डीजी साहब AK पुरी साहब हुआ करते थे और मिस्टर MK सिंह वाज द डीजी द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो. मैंने दोनों अफसरों को शिमला मीटिंग एक कोऑर्डिनेट करी है और उसके बाद ये पहला मलाना ऑपरेशन हुआ. और जब मलाना को हिट, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल माफिया बहुत थ्राइव करते थे, तो क्योंकि उसको इरेडिकेट करना था तो बात समझ में आई कि बहुत सारे किसान भी हमारे इसी खेती में लगे हैं बिकॉज बैकवर्ड एरिया था, एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज नहीं थे, इनकम के सोर्सेज नहीं थे, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था. ब्रेड एंड बटर का सवाल था. ट्रेडिशनली भी क्योंकि कैनबिस वगैरह है ना वो होती थी, उसका इस्तेमाल करते थे. सिड्डू वगैरह फूड प्रिपरेशंस में फाइबर वगैरह बहुत बनता था, चटाइयां बनती थी, पुलें बनती थी, ये सारी चीजें ट्रेडिशनली हम लोग इंगेज थे. बहुत सारा पॉपुलेशन, नियरली 4 डिस्ट्रिक्ट्स का. तो वहां मुझे ये समझ आई कि अरे ये तो अनजाने में लोगों को क्रिमिनल साइड में डाल दिया गया है ना. उनकी व्यवस्था है और जो ड्रग रैकेटियर्स हैं वो अपना पैसा बना रहे हैं, है ना. तो इकोनॉमी को कितना लॉस है, क्राइम में कितना बढ़ोतरी हो रही है. और 2002 में आप देखेंगे, 2002 की मैं बात सुनाता हूँ, गैंग वॉर्स तक कुल्लू में होना शुरू हो गई थी उस वक्त. सो इट हैड एस्केलेटेड, द ड्रग प्रोडक्शन एंड ट्रैफिकिंग हैड एस्केलेटेड दैट लेवल. उस वक्त ये चिट्टा या सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक ड्रग का कोई ऐसा यहाँ पे कंजम्पशन या यूज का कोई ट्रेंड नहीं था. बहुत कम, 2% लोग थे जो हाई इनकम के ग्रुप के जो लोग थे वो लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाते थे. हमें मालूम था कुछ इंसिडेंस HIV एड्स का भी था, कुछ इस तरह की भी चीजें आती थी. फ्रॉम देयर आई just thought that क्यों ना किसानों को ऑल्टरनेटिवली विकसित किया जाए, है ना. भांग इज व्हाट, ओपियम इज व्हाट, ग्रोइंग ओपियम एंड भांग इज एग्रीकल्चर बेसिकली. कृषि की एक वो है एक्टिविटी है. तो क्यों ना कृषि और बागवानी के माध्यम से हम उनको उतना इनकम जनरेट करके दें ड्रग को हटाने के लिए, क्राइम को घटाने के लिए और ड्रग यूज को भी घटाने के लिए. तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, ऐसा मैकेनिज्म सेट करें, है ना, गवर्नमेंट करे इसको खास करके, ताकि हम लोगों को क्राइम से, अपराध से दूर करें, बचाएं और डाइवर्सिफाइड एग्रो हॉर्टिकल्चर बेस्ड मॉडल्स हम ले आए, है ना, ताकि विन विन सिचुएशन हो, है ना, हर तरह से. तो फिर मैंने 5 साल की प्रतिनियुक्ति चुरावली कोऑपरेटिव सोसाइटी में लिया. मैंने एक कंसेप्ट लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को विच वाज एक्सेप्टेड और उसमें सिर्फ इतना था कि यस आई हैड टू जनरेट माय सैलरीज वगैरह वगैरह. तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं देना था, गवर्नमेंट ने मुझे फ्री कर दिया फॉर 5 years. तो 5 साल मैंने हजारों किसानों के बीच में काम किया
और उसी दौरान मैंने मलाना विकल्प कोऑपरेटिव को कॉन्स्टिट्यूट किया। जी। चोहार विकल्प जो ओपीएम हिट एरिया था, जी। उसको मैंने कॉन्स्टिट्यूट किया, उसको रजिस्टर करवाया। इससे पहले बहुत सारी एडवोकेसी करी, गांव-गांव में जाकर के जी। इन लोग जहां ऑपरेशन किए थे वहीं जाकर के उन्हीं लोगों के बीच में जाकर के उनको पॉजिटिव उस लाने की कोशिश करी, और हुआ भी ये कि इसमें सक्सेस जो थी वो जहां तक प्राइवेट लैंड्स का सवाल है, बहुत अच्छी सक्सेसफुल हमारी स्टोरी रही हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ। हमने जो जॉइंट ऑपरेशन करे, तो इस तरह से एक ये मेरा ये पहलू था जिसकी वजह से मुझे लगता है जो मानवीय संवेदना जो मुझ में बहुत ज्यादा आई, और मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं अगर चिट्टा भी आ रहा है, अगर यहाँ पे हेरोइन भी आ रही है जी। तो ये मूलतः ये अफगानिस्तान में लगभग जहां पे 1000 मीट्रिक टन आपका हेरोइन पैदा होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, तो है तो बेसिकली कृषि का उत्पाद है ना। वो लोग इसको कल्टीवेट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, पाकिस्तान में इसका हेरोइन बनता है। ये लोग अब आईएसआई का मैंडेट है इंडिया को बर्बाद करो, क्योंकि इंडिया इज यंग कंट्री है, तो डेफिनेटली बहुत शक्तिशाली देश है भारत, और डिफेंस के लिहाज से वो भारत को कभी नीचा नहीं कर सकते हैं। तो वो सोशो इकोनॉमिकली इंडिया को डाउनग्रेड करना चाहते हैं, नीचे लाना चाहते हैं। सो इन्होंने ये जो अपनी पॉलिसी है इनकी, वो ये है कि भारत के युवाओं को टारगेट करो। अब दुख की बात तो ये है कि 25 साल में मैंने ये देखा कि पंजाब तो टारगेट किया इन्होंने, और पंजाब को टारगेट कर गए और ये सक्सीड कर गए। पंजाब की बड़ी स्टोरी है, इस पे क्या बात करें। उड़ता पंजाब बनी हो रही है, बहुत सारी चीजें। आज जो परिस्थितियां हैं, मल्टी कॉम्प्लेक्स ड्रग्स आज आ रही है, बन रही हैं, और उसका ही इम्पैक्ट है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो ये सब चीजें देखते हुए देन आई डिसाइडेड टू क्विट माय गवर्नमेंट जॉब, और मुझे ये लगा कि अल्टीमेटली ड्रग एब्यूज हिमाचल में बहुत ज्यादा होएगा। व्हाई? Because we are surrounded by J&K, we have Punjab, we have Haryana, we have Uttarakhand, as our neighboring states. Right. प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है, पाकिस्तान का मैंडेट हमको बिल्कुल मालूम है, क्योंकि एनसीबी में हमने काम किया, नेशनल रूरल एजेंसी में काम करा है। तो मुझे उस वक्त ये मालूम था कि जो हिमाचल में चल रहा है और जो हमारे पड़ोसी राज्यों के अंदर चल रहा है, इसका इम्पैक्ट हिमाचल पे अवश्य होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के लिए, जॉब्स के लिए, सर्विसेज के लिए माइग्रेट बाहर जाते हैं। बिल्कुल। मोस्टली शिमला डिस्ट्रिक्ट तो देखिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो गया है, बड़ा टारगेट हो गया है, और बहुत ज्यादा ड्रग अब्यूज का प्रिवेलेंस हो गया आज की डेट में। बड़ा अलार्मिंग स्टेट उस पे है आज जो सिचुएशन पे है शिमला डिस्ट्रिक्ट जो। तो बच्चे सारे के सारे चंडीगढ़ जाते हैं, पंजाब में जाते हैं पढ़ने के लिए। वहां से क्या करते हैं? वहां से जाकर चिट्टा और हेरोइन और ये सारी चीजें, क्रैक और कोक और न जाने क्या क्या वो लोग वहां से वो लेकर के अपने इलाके में आते हैं, फिर आकर के यहाँ पे इसका प्रचार प्रसार करते हैं। उसमें धीरे धीरे अब इस वजह से मैंने वीआरएस लिया, 2016 में वीआरएस लिया, और सिर्फ एक बात को सोच के कि हिमाचल प्रदेश में अवेयरनेस लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी हम उस स्टेज पे हैं। उस वक्त मुझे ये लगता था कि हम उस स्टेज पे हैं, ये 5 साल देखिए कितने 8 साल हो गए, तो मुझे लगता था कि अभी हम इसको कुछ कर लेंगे तो हम अपने प्रदेश को बचा पाएंगे। तो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, अपनी सर्विस को छोड़ दिया और अवेयरनेस कैंपेन में लगा। और मुझे लगता है आज इतने सालों के बाद भी, अब क्योंकि परिस्थितियां बड़ी गंभीर हो चुकी हैं, हम आपके समक्ष बैठे हैं, हम इस बात को हम कर रहे हैं, क्योंकि चंबा जहां पे कोई ऐसा था ही नहीं जहां हम सोच नहीं सकते, थोड़ा भांग का ये सब था। बट टुडे आज तीसा में भी चिट्टे से डेथ हुई है, मतलब आज के समय में चंबा में तो हो ही रखी है ना, तो चंबा भी ये बछूता नहीं रहा है। तो बेसिकली ये बैकग्राउंड है। तो एग्रीकल्चर में मैंने फिर डाइवर्सिफाई किया, ये मॉडल मैंने तैयार करे, बहुत काम किया इस पे। मलाना विकल्प के लिए प्रोजेक्ट लिखे, भारत सरकार में भेजे, बहुत सारी चीजें मैंने काम किया, प्रयास जारी है। जैसे आपने ड्रग्स और ये ओपीएम के बारे में हमें बताया कि वन काइंड ऑफ एक मल्टी डायमेंशनल थिंग है जो स्प्रेड हो रही है धीरे धीरे, हमारे देवभूमि को इसने जकड़ रखा है, यहाँ के यूथ को जकड़ रखा है। तो आपके अनुभव के अनुसार जब आपने 2002 में सेवाएं शुरू की अपनी, तब का स्तर क्या था, मतलब हिमाचल में नशे का, और आज का स्तर कितना डिफरेंशिएट हो चुका है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं।
2002 से 2007 तक मैंने ये काम करा। जी 2007 में हमने एक छोटी सी स्टडी करी थी, जब हिमाचल प्रदेश में ड्रग कंजम्पशन मात्र 2% के करीब था, और वो बड़े छोटे से सेगमेंट के अंदर था। इतनी सारी इलिसिट कल्टीवेशन कैनबिस होती थी, ओपियम पॉपिंग भी होता था, लेकिन इसका कंजम्पशन नहीं था, क्योंकि बेसिकली ये ट्रैफिक होके बाहर जाता था। ठीक है, तो आज लेकिन परिस्थितियां, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने नशा निवारण नीति को इंप्लीमेंट करते हुए इन्होंने एक सर्वे अभी करा है। हालांकि हमने भी सर्वे पहले करे थे, जब मैं कन्वीनर था नशा निवारण बोर्ड का, एक सर्वे मैंने किया था। 30 से 32% का ड्रग प्रीवेलेंस अभी हो गया है, और अभी वर्तमान में अगर आज की हम बात करें तो ये ज्योमेट्रिकल फैशन में बढ़ रहा है। जैसा कश्मीर डिवीजन में इस वक्त सबसे ज्यादा इंसिडेंस बढ़ रहा है, उसी तर्ज पर पंजाब और हिमाचल और भी आगे बढ़ रहा है। तो हिमाचल में परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब है। ये समझ हमें देखने को इसलिए नहीं मिलती है, हालांकि अब तो बहुत शोर मचने लग गया, क्योंकि अब हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई एनजीओ है ना, इस तरह से बहुत सारे प्रयास अब लोग करने शुरू कर दिए हैं। और चंबा में भी ये बात अभी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, लोग अभी भी कतराते हैं, डरते हैं, इसको स्टिग्मेटिक समझते हैं कि सब बेइज्जती हो जाएगी वगैरह वगैरह, तो अभी तक इस पे बात नहीं कर रहे। लेकिन मुझे लगता है बात हमको करनी होगी। रिसेंटली चंबा कॉलेज के अंदर भी मैंने आइडेंटिफाई किया है कि बच्चे टारगेट हो गए हैं चिट्टे से, है ना, और प्रशासन को भी खबर नहीं है। उनका ये कहना है कि नहीं है, तो हमने कहा कभी आएंगे और सेशन हम लेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे और क्या क्या करना है, किस तरह से। तो प्रिविलेज बढ़ा है बहुत ज्यादा, मैनी फ्रूट। ये देखा जाए कि नशा एक मात्र ऐसी चीज है जो हमारे समाज को मानसिक तौर पे भी खोखला कर रही है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि क्या कहीं ना कहीं ये एजुकेशन में जो कमी रह जाती है, कि या ये इंसान की सिर्फ मानसिकता है जो ड्रग्स की तरफ वो उसका खिंचाव बढ़ता चला जाता है। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा जी, हिमाचल प्रदेश में 6 जिलों के अंदर भांग की खेती जैसे होती थी, है ना, वाइल्ड होती थी और कुछ लोग लगाते थे, लेकिन नशा नहीं होता था। तो प्रवृत्ति तो हमारी तब भी नहीं थी। पंजाब में जब तक पाकिस्तान के जो पुश किए गए पैकेट जब तक हेरोइन के नहीं खुले, तब तक ये प्रेवलेंस या ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं था, तो प्रवृत्ति तो तब भी नहीं थी। दैट इज वाई आई ऑलवेज से दैट इट इज दी अवेलेबिलिटी, ये उपलब्धता जो है ये इस मटेरियल की, इस नशे की है, ये है प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबल है। प्रवृत्ति तो उसके बाद पैदा होती है जब प्रोडक्ट्स आपके सामने आते हैं, और आज तो कंज्यूमरिज्म का युग है। आपके सामने 10 तरह की चीजें ऑप्शन रख दोगे तो बच्चे क्या करेंगे? उनको तो कुछ समझने की, सीखने की, नई चीज ट्राई करने की, है ना, उनके अंदर एक वो रहती है, झलक रहती है, और होनी भी चाहिए, लेकिन नशे की नहीं होनी चाहिए। तो वो रिस्पॉन्सिबल जो है वो है नशे की उपलब्धता। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि हमको डेडिकेटेड फोर्सेस को क्रिएट करना चाहिए, एस्टैब्लिश करना चाहिए, बिना कोई समय खोए हो। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट कि इसको बड़े बहुत ही इसको जिसे कहते हैं कि नॉन सीरियसली लिया जा रहा है। हम उसी डरने पे चल रहे हैं कि हमने इतने नंबर ऑफ केसेस कर दिए, हमने 2000 केसेस कर दिए, 4000 लोगों को जेल में डाल दिया, क्या हुआ? क्या उसका इंपैक्ट है? अगर इसका इंपैक्ट होता तो मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कभी छोड़ता ही नहीं, लेकिन इसका इंपैक्ट नहीं होता है ना। कोएसिव एक्शन से चीजें वैसे होती नहीं है। तो दोनों चीजें हैं इसमें, गवर्नमेंट का प्रयास होना चाहिए और साथ में समाज में भी कम्युनिटीज को आगे आना होगा। एक तरफ से अवेयरनेस कैंपेन्स बड़े अच्छे से होने चाहिए और सघन होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए। दूसरी तरफ से जो डेडिकेटेड फोर्सेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूट की जाए और निरंतर प्रहार किया जाए, और उसमें भी छोटे छोटे लोगों को, बच्चों को पकड़ पकड़ जेल में ठूस करके उससे कुछ नहीं होने वाला है। नथिंग, इट विल नॉट बेयर एनी फ्रूट्स। अभी तक नहीं आए हमारे पास फ्रूट्स। हम कहते तो हैं कि हमने बहुत केसेस बना दिए, बहुत ठीक है, आपने बड़ा अच्छा किया, आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं लॉ को, बड़ी सही बात है। हम कितने सक्सेसफुल है उसमें? 100 में से हम 40 से 42 ही सक्सेसफुल हो रहे हैं हम लोग अपने प्रोसिक्यूशन में, है ना। लेकिन हम 100% तो उसको नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो बड़े लोग जो इसके अंदर हैं, बिग फिश जैसे हम कहते हैं, बड़े नेटवर्क्स को जीरो डाउन कीजिए और उनकी प्रोफाइलिंग कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए। इंटरेस्ट रेट लेवल, चंबा में इंटरेस्ट रेट लेवल के तस्कर बैठे, कुछ अभी रिमूव हुए हैं, वो हम नहीं कह सकते हैं रिमूव हुए हैं, लेकिन उसमें
5 साल लग गए उसको रिमूव करने में, है ना। और वो भी तब जब हमारे पास कोई पावर नहीं है, कोई शक्तियां नहीं, लेकिन हमने करा, वो हुआ है। ये तो आपने हमें ड्रग्स के बारे में डिटेल फॉर्म दी कि कैसे ये हमारे समाज को, हमारे हिमाचल को आए दिन तंग कर रही है, परेशान कर रही है। आपने डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया है, लाइक आपने डिफरेंट जोन्स में हिमाचल प्रदेश, J&K, चंडीगढ़ में काम करा है, तो पंजाब में भी। सो आपके क्या बेसिक चैलेंजेस थे, क्योंकि एक जगह से माइग्रेट होना एंड डिफरेंट कल्चर्स को अडॉप्ट करना, सो आपको कभी वो पर्सनल चैलेंजेस भी आए हैं कुछ चीजों को अडॉप्ट करने में अपनी पर्सनल लाइफ में? नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में या इस तरह की जो नेशनल नोडल एजेंसीज है, बड़ी एजेंसी, उसमें हमें किसी भी तरह का कोई चैलेंज आता नहीं है। ये बात आपकी सही है कि आपको पंजाब में यदि कोई अंडर कवर ऑपरेशन करना है, आपको इंडो पाक बॉर्डर पे कोई ऐसा ऑपरेशन करना है, या आपको डीप मलाना वैली में आपको कोई ऑपरेशन करना है, तो आपको डेफिनेटली कम्युनिकेशन में आपको एक प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ईश्वर कृपा से मेरी बहुत अच्छी थी। आई स्पीक वेरी गुड पंजाबी, और मैं पहाड़ी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता हूँ, है ना, बंगाली से लेकर के कुल्लूई तक, मलयाली तक, और मैं आई फिट इन एवरीडे। तो उसमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया। और दूसरा ये होता है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट। आप विषय पे आप उसको नौकरी न समझ करके, अगर आप उसको सर्विस के हिसाब से, लहजे से सोचते हैं और राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र सेवा के नजरिए से देखते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आती, है ना। अब ये इसके अलावा ये तो एक कल्चरल एस्पेक्ट है कि आप फिट इन होते या नहीं होते। आपने पहले जिक्र भी किया था, ड्रग बेसिकली एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, ये बहुआयामी समस्या है, और हम अभी तक, आज तक, अभी भी इसको हम सिर्फ एक ही तरह से देखते हैं। कैसे? लोगों को पकड़ो, जेल में डालो, दैट्स ऑल। उसका क्या बना, क्या उससे बदलाव आया समाज में, क्या हमने उसका थीमेटिक कह लीजिए, या क्या हमने उसका इवैल्यूएशन करा या नहीं करा। अब लॉ है, लॉ इंप्लीमेंट आप कर रहे हो, तो क्या उसका इवैल्यूएशन तो करना जरूरी है ना, समय के बाद, है ना। और उस तरह से लॉ में अमेंडमेंट होनी चाहिए। क्या आपकी हर स्टेट के अंदर भारत में क्या अपनी पॉलिसीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसकी अपनी इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी है, जो मैंने लिखी है। नशा निवारण बोर्ड का जब मैं कन्वीनर था, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और नशा निवारण, पहला तो चैलेंज बीजेपी ने उस वक्त ये लिया कि नशा निवारण बोर्ड का गठन किया, ताकि सभी स्टेक होल्डर एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, लाइन एजेंसीज और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज एक पटल पे, एक प्लेटफॉर्म पे बैठे और इसको सच्चाई को पहले समझने की कोशिश करें, क्योंकि सभी लोग भागते हैं, सच्चाई को सुनना नहीं कोई चाहता। तो ये प्रयास हुआ, बहुत बड़ा प्रयास हुआ, तो बोर्ड का गठन हुआ। तो उसमें सबसे पहला एजेंडा मेरा यही था कि डेडिकेटेड फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट करना, उसको फंड करवाना, वित्त पोषित करना स्ट्रांगली, और एक ऐसी पॉलिसी जो प्रदेश की नीड्स के अनुसार हो, जो हमारी जरूरत है। एनडीपीएस एक्ट तो एक लॉ है, पूरे देश के लिए है, ठीक है ना, एक ही तरह का लॉ है, लेकिन आपकी अपनी नीड्स क्या है, तो उस एक्ट के अनुसार आपके पास अपनी पॉलिसी होनी चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट शुड आल्सो हैव अ पॉलिसी। अभी तक नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई? इतनी हालत खराब हो गई। और पंजाब के अंदर सर्कमस्टांसेस या नीड्स कह लीजिए, और हिमाचल के अंदर डिफरेंट है। अब वो कैसे, मैं थोड़ा बताना चाहता हूं। पंजाब में प्रोडक्शन हो सकता है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स मिल सकती हैं। दूसरा पाकिस्तान से आ रहा है, या हो सकता है हिमाचल से जा रहा है, कहीं और से जा रहा है, तो ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम है ना जी। लेकिन एक प्रॉब्लम वहां नहीं है, देयर इज नो इलिसिट कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस एंड ओपियम पॉपी, जो हिमाचल में है। तो हिमाचल में ट्रैफिकिंग भी है, प्रोडक्शन भी है, कल्टीवेशन, इलिसिट कल्टीवेशन भी है, ड्रग कंजम्पशन भी है, और ट्रीटमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज की जो इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, वो जो डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, वो भी नहीं है। राइट। तो जो पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो हिमाचल में है। पंजाब में फिर भी एक प्रॉब्लम कम है, क्या, कि वो इलिसिट कल्टीवेशन कैनबिस पॉपी नहीं है, ये हमारे पास वो भी है, और हम इसको अप्रिशिएट नहीं करें। अप्रिशिएट करने का मतलब ये कि इसको एक्सेप्ट करो, इसके ऊपर जाकर प्रहार करो, इसको खत्म करो। आज भी कुल्लू के अंदर विदेशी माफिया, मुझे लगता है कि रिसेंट रिपोर्ट्स हैं, हम माने ना माने, लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तस्कर अभी भी काम कर रहे हैं कुल्लू के अंदर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं।
सरकार का काफी बड़ा रोल बनता है, वो इन तस्करियों को रिमूव भी कर सकते हैं हमारे समाज से, बट स्टिल मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार की कहीं ना कहीं कमियां आज भी हैं। लाइक पहले वर्तमान समय की बात करूं अगर मैं, जब आपने नशा निवारण के आप संयोजक रहे हैं, संपादक रहे हैं, तब आपकी कुछ अचीवमेंट्स भी रही होंगी, आपने सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट करी है स्कूल कॉलेजेस एंड डिफरेंट सेक्टर्स में जाकर, बट सर स्टिल जो सरकार का जो एक काम है, जो प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन को तह तक जाना चाहिए, मुझे लगता है वो चंबा में भी उस चीज की कमी है। देश में और भी कई राज्य हैं जहां पे ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ये चीज थोड़ी कड़वी जरूर होगी, प्रशासन का काम बनता है उस चीज को सिंप्लीफाई करके, एग्जीक्यूट करके ढूंढना कि आखिर इसके पीछे का क्या रीजंस रहा है, और ना कि सही इंसान के साथ गलत कर देना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखी हैं मैंने, असल में मैंने ये ऑब्जर्व भी किए अपने नियर बाय भी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्यों पुलिस प्रशासन तह तक उस चीज के नहीं जा पाते और ऐसे तस्करियों के खिलाफ जल्द एक्शन नहीं ले पाती है। देखो ऐसा नहीं है, पुलिस भी अपना काम तो जरूर कर रही है जी। अब आप देखिए कि पुलिस का जितना सामर्थ्य है, जितनी टेक्निकल कैपेबिलिटी उनके पास है, जी, जो सरकार ने दी है, रिमेंबर दिस थिंग, वी कैन नॉट आउटराइटली ब्लेम द पुलिस, नो। पुलिस की अपनी दो चीजें होनी चाहिए, दो तीन चीजें देखिए होनी चाहिए। एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, वाई पुलिस, हम एक बाय एंड लॉज जनरल एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की बात करें, आपके पास मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, आपके पास वेल ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए, और दूसरी बात, आपके पास प्रोपोर्शनेटली बराबर का स्टाफ होना चाहिए। पॉपुलेशन आपकी बढ़ी जा रही है, क्राइम आपका बढ़ रहा है, लेकिन आपके पास जो लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं वो उतने ही बड़े हैं, उनमें वृद्धि नहीं हुई है ना। क्या कर लेगी पुलिस, बताइए? पुलिस उतना ही काम कर पाएगी जितना उनके पास समय है, जितनी उनके पास दक्षता है, जितना उनको ट्रेनिंग दिया गया है। नाउ क्वेश्चन इज, क्या सरकार उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे पा रही है? साइबर क्राइम, डार्क नेट, डार्क वेब इस वक्त बुरी तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग में लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी सप्लाईज जो है वो डार्क नेट के थ्रू आती हैं। क्या हमने साइबर क्राइम में अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है या नहीं किया? ग्लोबल स्टैंडर्ड में हमने किया या नहीं किया? वो कौन करेगा? वो करेगी सरकार, पुलिस नहीं करेगी। दूसरा, इसका जो सोशल एस्पेक्ट है, दूसरा, पुलिस का उससे कोई लेना देना नहीं। मैं बड़ा स्ट्रेट पे कहता हूं, हालांकि पीछे पुलिस बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन कर रही थी, तो मैं उस वक्त भी कहता था कि भाई पुलिस का काम अवेयरनेस कैंपेन करना नहीं है, पुलिस का काम है इंटेलिजेंस गैदर करना, लॉ को इंप्लीमेंट करना, और उनको जेल की सलाखों में 10-10 साल के लिए जो भी पनिशमेंट के प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट 1985 में, उनको पूरी तरह से, अच्छी तरह से उनको कर, और अपना जो प्रोसिक्यूशन का जो रेट है ना, उसको बढ़ाना। अभी हम नियरली 40-42% पे है। आपको हैरानी होगी, कई ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर जो अभी 13% पे अटकी हुई है। 100 में से 13 ही लोगों को कन्विक्शन होता है ना। हिमाचल में फिर भी बेटर रेट है, लेकिन ये और भी अच्छे किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले पुलिस के पास पैसा होना चाहिए। आप इंटेलिजेंस ऐसे गैदर नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए रिसोर्सेज या सोर्सेज को कल्टीवेट करने के आपके रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज में ट्रेनिंग और मनी, फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण के तौर पर आपको छोटे सा एग्जांपल देता हूं। बिलासपुर में लगभग 30 करोड़ का चिट्टा एक साल में बिक रहा है, या इतना ही मंडी शहर के अंदर जा रहा है। ऐसे यो समझ लीजिए, इतना है कि एक रफ, एक पूरा मेरा एस्टिमेशन है। और हम मोटे तौर पे गए, हिमाचल प्रदेश में 1,500 करोड़ से रुपए से ज्यादा का व्यापार मात्र चिट्टा का हो रहा है। मुझे बताइए, 1,500 करोड़ की ब्लैक क्रिमिनल इंडस्ट्री को तोड़ने के लिए हमने 100 करोड़ लगाए हैं। मैंने पीछे मंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा बिफोर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, और मैं उसमें भी फोकस कर रहा था सिर्फ मंडी शहर के ऊपर कि साहब 6 नेटवर्क हैं, इनको जीरो डाउन करो और इनको पकड़ो। ये लोग लगभग 30 करोड़ का चिट्टा ये बेच रहे हैं यहां पे शहर के अंदर, है ना जी। तो अगर 30 करोड़ का है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए तो लगाइए पुलिस के ऊपर, उनको स्ट्रेंथन कीजिए, तभी तो कुछ कर पाएंगे ना। अब बेचारा हमारा एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसकी जेब में 4 पैसे नहीं है, मियागर उसकी इनकम है ना, मोटिवेशनल कुछ है नहीं, रिवॉर्ड पॉलिसी है नहीं, जूते अलग से पड़ते हैं हम लोगों को। जब हम फेल होते हैं तो फिर हमें बड़ा बुरा सुनना पड़ता है कोर्ट में
है ना, ये बड़ा व्यवहारिक है, ठीक है, बुरा लगता है। बेचारे वहां पे अपनी बेइज्जती करके बाहर आते। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे डोंट हैव मनी, दे डोंट हैव कैपेसिटी। अभी गए एनडीपीएस एक्ट का करके आए, थोड़ी देर के बाद जाकर के बेचारे किसी एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन में हड़का दिया, उसको कहीं चला, वो वीआईपी ड्यूटी में चले गए, मेला ड्यूटी में भेज दिए, कोर्ट ड्यूटी में चले गए, तो जेल ड्यूटी में चले, करे क्या पुलिस वाला बेचारा, है ना। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, रोना आता है इनके ऊपर। दे शुड बी दी पिलर्स, दे शुड बी दी स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल, है ना। बड़े बड़े अफसर वाई लूटते हैं अपनी, ठीक है, काम कौन करता है? वो जो काम करता है उसको हम मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने इंटीग्रेटेड नशा निवारण पॉलिसी के अंदर मैंने एक रिवॉर्ड पॉलिसी का प्रोविजन करा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक रिवॉर्ड पॉलिसी है, लेकिन वो दैट्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिसर्स। स्टेट के भी प्रपोजल जाते हैं, लेकिन उतने अटेंड टू नहीं हो पाते। स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव सफिशिएंट फंड, इनके पास खूब पैसे होने चाहिए। इसलिए मैंने नशा निवारण फंड का डेडिकेटेड उसको कॉन्स्टिट्यूट कराया। ये भी उसी समय का एक उपलब्धि है, लेकिन उसको अभी तक चलने नहीं दिया गया। हम चैनल के माध्यम से पूछते हैं क्या कारण है, आप क्यों नहीं वित्त पोषित करना चाहते हैं एंटी ड्रग एक्टिविटीज को स्टेट के अंदर? वाई दैट अकाउंट है, उस अकाउंट को खोलने में मुझे 2 साल लग गए, एक अकाउंट खोलने में। तो जिस प्रदेश में एक अकाउंट को खोलने के लिए, और वो भी डेडिकेटेड लोगों को बचाने का, युवाओं को बचाने का एक फंड है, तो उसी में खर्च होना है उसका। उसके इतने स्ट्रिंजेंट हुए हैं, मेजर है कि उस पैसे को आप किसी दूसरे हेड में, किसी और मद में आप खर्च ही नहीं कर सकते, यू नो, ओनली फॉर दिस। तो उसको क्यों नहीं आपने साहब 2 साल आपने लगा दी? क्या कारण है? कारण है इस, है ना, क्योंकि हमें संवेदना नहीं है, अधिकारियों के अंदर भी और सरकार में भी शायद बैठे हुए लोगों में नहीं होगी, है ना। तो वो अभी तक उसमें एक पैसा भी हस्तांतरित नहीं हुआ। Isn't it surprising? Exactly. उसके अंदर आप 4 पैसे, और मैंने तो एक चेक काट के रखा था कि नशा निवारण बोर्ड से जो मुझे पहली जो सैलरी मिलती है, मैं पहला चेक माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा। लेकिन उस वक्त फिर वो चुनाव आ गए और कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो वो हो ही नहीं पाया, ठीक है। एक और पहलू है, अब इसी बात से कंटिन्यूटी में कहता हूं, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1988, ये 1988 में पास हुआ, पार्लियामेंट ने इसको अडॉप्ट किया। ये 2020 तक 21 तक भी प्रदेश के अंदर लागू नहीं किया गया। पंजाब ने भी इसको लागू नहीं किया। आनंद फानंद में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ बहुत शोर मचाया कि इसमें तो डेथ पेनल्टी दे दो, जड़ा भी फड़ा जाता है उन्होंने तुसी गोली मार दो, है जी, उन्होंने डेथ पेनल्टी दे दो, मतलब वो भी कोई बड़ा सोचा हुआ नहीं था, बिकॉज एनडीपीएस एक्ट इटसेल्फ इज अ वेरी 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 स्ट्रिंजेंट एक्ट। इसमें डेथ पेनल्टी है ना। तो उस वक्त उन्होंने फिर किसी तरह से पिट एनडीपीएस एक्ट को इन्होंने अपने प्रदेश में लागू करा। जब नशा निवारण बोर्ड का गठन हुआ तो तीसरा चौथा एजेंडा क्या था मालूम था? पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 को हिमाचल में लागू करवाना, और मैंने करवाया। ये उस वक्त की सरकार ने इसको लागू किया। इस सरकार ने उसमें एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन होना होता इन कंटिन्यूएशन टू दैट, है ना। तो उसमें प्रोविजंस हैं, बड़े बड़े जो तस्कर हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लाना, वो एक बड़ा डिफरेंट ऑलटुगेदर डिफरेंट प्रक्रिया है ना, लेकिन वो बड़ी प्रभावशाली है। कैसे? बड़े तस्कर को आप अगर पकड़ लेते हैं तो उसके नीचे जो 20 लोग काम करने वाले हैं वो एकदम एलिमिनेट हो जाते हैं, एटलीस्ट फॉर अ ईयर और 2 years, है ना। और जब वो डिसरप्ट हो जाएगा तो आपकी सप्लाईज कम होगी, जब सप्लाईज कम होगी तो आपकी कंजम्पशन लीवरेज जो है वो भी कम हो जाएगी। तो ये मैं ये कहता हूं कि ट्रेनिंग। अच्छा, एक और एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी फोरेंसिक लेबोरेटरीज हैं, जैसे जुनगा में है, धर्मशाला में है, कंडाघाट में है, हमारा स्तर क्या है? क्या आर वी मीटिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ दी आवर फोरेंसिक लेबोरेटरीज आर नॉट? वी आर नॉट। मैंने ये भी सोचा था कि नशा निवारण बोर्ड, अब क्योंकि सरकार ने तो बंद ही कर दिया है, ये भी एक मजेदार बात है कि सरकार नशा निवारण बोर्ड का गठन करना ही नहीं चाहती। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई एक पटल पे बैठ करके इस बात को गहनता से इसके ऊपर विचार विमर्श करना ही नहीं चाहते। तो कब करेंगे? जब 50% बच्चे हमारे युवा नशे में चले गए, फिर करेंगे, फिर क्या करेंगे, है ना। तो मैंने ये भी सोचा था कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, मेरी बात भी हुई थी और उन्होंने माना भी था कि आप जैसे प्रपोजल भेजेंगे, हम लोग आपके साइंटिस्ट को, फोरेंसिक साइंटिस्ट को हम मियाना भेजेंगे और हम उनको ट्रेन करेंगे, और जो आपकी जो लेबोरेटरीज हैं हिमाचल की, उनको हम ग्लोबल स्टैंडर्ड की लेबोरेटरी बना देंगे, ठीक है।
आज जैसे हम बात कर रहे थे, अभी हमारी मीटिंग थी, इंसा की मीटिंग चल रही थी, तो उसमें यही बताया जा रहा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कॉम्प्लेक्स ड्रग्स आ रही है। उसमें ये पता नहीं है कि कितनी तरह की ड्रग्स है। ये जो हम कहते हैं कि ओवरडोज से डेथ हो रही है, ये ओवरडोज से डेथ नहीं होती है। ये क्या होता है कि एक ड्रग के अंदर बहुत सारी और ड्रग्स मिला देना, उसकी पोटेंसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी डेंजरस हो जाती है कि सिंगल डोज से, 2 डोज से कंज्यूमर की डेथ होती है। लेकिन क्या आपकी लेबोरेटरीज उन 10, उसके अंदर अगर 10 सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, आर दी केपेबल ऑफ टेस्टिंग दैट दोस 10 ड्रग्स? बता पाएंगे क्या हाई कोर्ट को या ऑनरेबल कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को कि साहब इसमें इतनी ड्रग पाई गई है? हम क्या लिखते हैं? चिट्टा। व्हाट इज चिट्टा? चिट्टा इज नो क्लासिफिकेशन, ठीक है, लेकिन उसको हेरोइन दैट इज चिट्टा करके हम बता देते हैं। तो अल्टीमेटली इट कम्स टू हेरोइन। हेरोइन तो बड़ी पीछे चली गई, इसके अंदर तो बहुत सारी और चीजें मिल गई है, एम्फेटामाइन टाइप स्टिमुलेंट्स इसमें ऐड कर दिए गए, अभी और चीजें, अभी फेंटानिल इसमें ऐड करी जा रही है पंजाब। एंड फेंटानिल, यू नो व्हाट, फेंटानिल ने 2022-23 में मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1.5 लाख बच्चा एक साल में मार दिया। ये वो चीज है। ये फेंटानिल अब हेरोइन के अंदर पंजाब में मिक्स की जा रही है। सो रिजल्टेंटली पंजाब के अंदर भी ओवरडोज जिसे हम कहते हैं, मैं कह रहा हूं ये ओवरडोज डेथ नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स ड्रग की कंजम्पशन की वजह से हो रहा है। ये जो ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं और डेथ हो रही है, ये बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्रग्स हो रही है। सर, तो लाइक हम कैसे पता लगा सके कि कॉम्प्लेक्स ड्रग्स हैं, और लाइक व्हाट काइंड ऑफ सिम्टम्स स्टार्टिंग में? वही तो मैंने कहा कि उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, आपको अपनी फोरेंसिक लेबोरेटरीज की जो कैपेसिटी है उसको एनहांस करना पड़ेगा, आपको मशीनें खरीदनी पड़ेगी, लानी पड़ेगी। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग क्राइम है, वो आपको असिस्ट करता है। नेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर सेंट्रल असिस्टेंस प्रोग्राम्स हैं। आप अप्लाई कीजिए, आप जाइए, वहां पे जाना पड़ेगा, आपको कन्विंस करना पड़ेगा दैट दिस इज द प्रॉब्लम। अब आप ये कहेंगे कि साहब नहीं, हम ये तो बस हमारे इसकी प्रॉब्लम है ही। हम क्या करते हैं, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे स्कूल के शिक्षक हो, कॉलेज के शिक्षक हो, चाहे सरकार में बैठे अधिकारी हो, या सरकार में बैठे नेतागण भी हो, क्योंकि इतनी तो प्रॉब्लम नहीं। मेरे को याद है 2013 के अंदर उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने और डीजीपी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि नहीं, ये जो इतना शोर मच रहा है, इतना हमारे यहाँ समस्या नहीं है ना। लेकिन वो जब किसी के समस्या दिखी, जब उनको ये रियलाइज हुआ इसमें है, तो फिर उन्होंने माना। पहले अवॉइड करते हैं, एवरीबॉडी अवॉइड्स, एक घर से लेकर के सरकार तक अवॉइड कर। अब मैं इनको ये कह रहा हूं सबको कि भाई अब तो अवॉइड करना छोड़ो, लेट अस एप्रिशिएट दिस प्रॉब्लम, दैट दिस इज अ प्रॉब्लम। जब हम ये मान लेंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो हम हल की तरफ भी बढ़ेंगे। अब ये मान नहीं रहे, अब मान मानना कुछ शोर बिलासपुर में हो रहा, कुछ शिमला में हो रहा, कुछ इधर हो रहा, वो डिफरेंट सेगमेंट में थोड़ा शोर हो रहा है, कुछ हम मचा रहे हैं आज यहां बैठ करके, है ना। तो अभी तक ये हो रहा है, लेकिन इट हैज टू बिकम अ मास मूवमेंट ना, है ना। और उसके लिए आपके पास ट्रेंड लोगों का होना पड़ा जरूरी। मैंने तो ये भी कहा है कि काउंसलर आपको स्कूलों में, कॉलेजेस में आपको एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, सो दैट पेरेंट्स को की काउंसलिंग हो। बच्चों की तो निरंतर होती रहनी चाहिए, क्योंकि अभी छठी में जो अगले साल भी आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, बढ़ते जाएंगे बच्चे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सो कंटिन्यूसली उनका अवेयरनेस। क्योंकि सर, जहां तक मैंने अभी तक नोटिस करा है एंड आपकी बातों से मैं सीख पा रही हूँ कि नशा निवारण एकमात्र एक ऐसी चीज थी जो काफी बदलाव ला सकती थी, एंड उसकी कॉन्टिन्यूटी होना काफी जरूरी भी थी। मगर अभी प्रेजेंट की सरकार जो नहीं एग्जीक्यूट करी, नहीं इम्प्लीमेंट करी, जो एक अपने आप में एक सवाल है कि जो नशे को रोक सकता है, आप उस चीजों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, एंड जो गलत काम कर रहे हैं आप उन सब चीजों को प्रमोशन कर रहे हैं, उनकी प्रमोट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कहना तो ठीक नहीं है कि वो प्रमोट कर रहे हैं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर नशा निवारण बोर्ड बना था जी, तो अभी वर्तमान की सरकार भी इस बोर्ड को कंटिन्यू करती, अपने जो भी उनको ठीक लोग लगते हैं, ऑफिसर लगते हैं या कोई भी समाजसेवी, उनको ला करके उस बोर्ड का गठन करते और इसके ऊपर डिस्कशन निरंतर करते और प्रयास करते कि जो 2022 की जो एकीकृत नशा निवारण नीति है उसको कंटिन्यू करते, है ना। अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जैसे एक सर्वे कर दिया, उसमें 30% उन्होंने बताया कि ड्रग अब्यूज प्रेवलेंस है, अच्छी बात है, ठीक। एक स्टेटमेंट आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि साहब हम 52 बीघा भूमि जो है एक मॉडल हम डी एडिक्शन सेंटर बनाना चाह रहे हैं। अभी तक 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक 52 बीघा जमीन ही नहीं मिली है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट सर्विसेज हमारे पास है ही नहीं, जो है वहां पे मार पिटाई और
सभी उल्टे पुल्टे काम वहां पे होते हैं, है ना। और जो लोग वहां पे थोड़ा सा ट्रीट होके जाते हैं, दोबारा से वो रिकरेंस होता है, रिलैप्स होते हैं, दोबारा से फिर वो आ जाते हैं या फिर चले जाते हैं, बेचारे खत्म हो जाते हैं, है ना। तो मैकेनिज्म सेटल नहीं हो पा रहा। कंटिन्यूटी जैसा आपने कहा, ये वाकई में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये निरंतर, अब हम लोग वी विल नॉट बी एबल टू गेट अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। अब ये आ गई है ना, ये जाने वाली है नहीं। और अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, कंटिन्यूटी रहेगी, फिर तो ये कभी भी नहीं जाएगी। अन्यथा अभी मुझे लगता है 2 साल बचे, 3 साल बचे, फेंटेनिल हिमाचल में आ गई, किसी से कुछ नहीं होना, फिर कुछ भी कर लेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपने हमें ड्रग्स के बारे में आज अवेयर करा, हमारे व्यूअर्स ने चिट्टा एंड ऑल ओपीएम के बारे में जाना। मैं चाहूँगी सर कि आप मुझे प्लीज़ एक चीज़ बताएं कि हम इस चीज़ों से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। हम अगर कोई बच्चा एक नशे की लत में पड़ जाए तो हम उसको कैसे एक मेंटली सपोर्ट करें, एक मोरल सपोर्ट ऐसा दे सकें एज पर एक पेरेंटली बिहेवियर से देखा जाए, अगर एक सोशल अवेकनिंग से देखा जाए, सो हम कैसे वो अवेकनिंग एक बच्चे की ला सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, एक माँ बाप अपने घर पे बैठे हुए। देखिए 2 चीजें हैं ना इसमें सोचने वाली है कि सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चा जैसे ही एडोलेसेंस की तरफ बढ़ता है, तो बच्चे का जो व्यवहार है उसके ऊपर माता पिता की बड़ी अच्छी मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए, बड़े प्यार से पेरेंट्स मस्ट नो कि बच्चे में कुछ बदलाव आ रहे हैं, उसकी सोच में है ना, उसकी कैपेसिटी में बदलाव आ रहे हैं, तो उसको वो थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दें, है ना। और उसको सप्लीमेंट करें, जहां उसको स्ट्रांग करना है उसे स्ट्रांग करें। हर बच्चे के अंदर अपनी नेचुरल एक कैपेबिलिटी है, एक कैपेसिटी है कुछ ना कुछ करने की और बनने की, है ना। अब जब वो एडोलेसेंस में दुनिया के सामने जाता है तो उसको खोजने की कोशिश करता, तराशता है अपने लिए पॉसिबिलिटीज। पेरेंट्स का सबसे पहला काम यह है कि उस बच्चे की जो लाइकिंग्स हैं उसको प्रमोट करें, उसको हैम्पर ना करें। 90% प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको रोकते, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू वो मत कर, ये नहीं है ठीक। हम ये कभी नहीं कहते तू ये कर, तू ये करना चाहता तू कर, है ना, हम खड़े हैं तेरे साथ। वो सपोर्ट देना एक बड़ा आवश्यक है। अब चूंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है परिवारों के अंदर अब कई और भी कारण है ना, कि माता पिता के बीच में संबंधों में कोई फर्क है, सिबलिंग्स के अंदर कोई रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चे आइसोलेशन की तरफ जाते हैं और थोड़े सैडनेस की तरफ, अवसाद की तरफ भी जाते हैं। और वो इसीलिए तुरंत दे आर एक्सपोज टू देयर पीयर्स। अब वो दोस्ती के लिए आगे बढ़ते हैं। अब वो जब समाज में इतना ज्यादा प्रीवेलेंस हो गया है तो कौन किसके हत्थे चढ़ जाएगा ये आपको पता नहीं चलेगा। और अगर आप उसको बच्चे को पेरेंट्स अगर सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, है ना, तो वो बच्चा कहां जा रहा है, किसकी संगत में है ना, किस तरह का वो क्या चीजें वो लर्न क्या कर रहा है, तो उसको भी वो जान ही नहीं पाएंगे। और अब जब डार्क नेट और डार्क वेब की बात है और ड्रग प्रीवेलेंस इतना बढ़ गया है, तो अगर गलत जगह पे चला गया तो उसको वापस लाएंगे कैसे, क्योंकि आप तो पहले से सपोर्ट ही नहीं कर रहे, है ना। सो काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे भी ज्यादा ये है कि पेरेंटल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने नीति में भी ये कहा है कि सभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो छोटे बच्चे 6ठी से लेकर 12th तक, जो ये वाला जो एज सेगमेंट है, इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग, पेरेंटिंग के बारे में वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये होना बड़ा जरूरी है। उसके लिए आपको हो सकता हजारों काउंसलर आपको एंगेज करने पड़ेंगे, लेकिन आपको अगर अपने प्रदेश को बचाना तो करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, साइकोलॉजी भी बच्चे पढ़ने लगेंगे, सोशियोलॉजी, है ना, सोशो साइकोलॉजी पढ़ने लगेंगे, है ना, एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटी भी खुलेंगी और हम अपने समाज को भी बचा पाएंगे।